चाहिए और इस तो तन और मन का जो जोड़ है वो योग है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा पूरे विश्व के जब फलक पर, मंच पर मानवता के कल्याण की बात की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरी दुनिया के 177 देशों ने एक साथ समर्थन किया था और कहा था ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति इस मनुष्य की रक्षा बहुत जरूरी है और उसके लिए योग से अभीष्ट कुछ नहीं है। और आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं छात्रों आपसे कहना चाहता हूं, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, इस समय को हमने ठीक से मुकाबला करना है। आपके लिए ऑनलाइन भी हम कोशिश कर रहे हैं पाठ्यक्रम लाने का। हम लोगों ने भिन्न जब आपके सामने ये परेशानी आई कि नीट की परीक्षा कैसे देंगे, आप जेई की परीक्षा कैसे देंगे, तो भी हमने रास्ता निकाला। हम नेशनल अभ्यास ऐप लेकर के आपके घर पर ही आपको ऐसी सुविधाएं दे दी, आपके मोबाइल में सारी सुविधाएं दे दी। हाँ, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ जिनके पास न स्मार्ट टेलीफोन है और न इंटरनेट की सुविधा है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री आपके साथ, आपके पीछे है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके प्रेरणा से जो स्वयं प्रभा है, दीक्षा, ई पाठशाला से एनडीएल है, तमाम प्रकार के अभियानों को लेकर के जो स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो डीटीएच पर होंगे, 32 चैनल जो टाटा स्काई पर होंगे, 32 चैनल जो रिलायंस पर होंगे, जो भिन्न जो सामुदायिक रेडियो पर भी आएंगे। हम अंतिम छोर का जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी निराश नहीं होने देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए। ये एकाएक संकट आया है। हम Well, those are live visuals there of the Union HRD Minister Ramesh Nishank Pokhriyal as he launched the counseling helpline Mano Darpan for students, teachers a little while ago. The HRD minister has said that this platform will act as a sustainable psychological support system for teachers, students as well as their families. Well, that's all we have time for in this edition of news. Thanks for watching. But do remember, you need to follow social distancing and also wash your hands every 20 minutes. Bye for now. Novel coronavirus comes from the family of coronaviruses. SARS and MERS were also coronaviruses. How do SARS and MERS compare with COVID-19? Are we learning from past pandemics or making the same mistakes over and over again? For an in-depth perspective on history of pandemics, watch BioQuest History of Pandemics Part 3 on DD News and DD India. कोरोना महामारी के इस दौर में जब लोगों ने नहीं छोड़ी हिम्मत, दिखाया कुछ कर गुजरने का हौसला, बड़ी से बड़ी मुश्किल को बनाया आसान, ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां जो बन रही हैं प्रेरणा, बढ़ा रही हैं आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे,
न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand? Can India, that produces 60% of the world's vaccines, with its production capabilities and distribution networks, unleash the full potential of its medical diplomacy? For an in-depth perspective on solutions to the global pandemic, watch BioQuest, researching COVID-19 on DD India and DD News. नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in zone 5 at sill level also. Fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. शाखें रही तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ हम आपको इस शो आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुक्मा दत्ता। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे तेजी से कदम बढ़ाती फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। मिजोरम में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने में ये सहायक सिद्ध होगा, ऐसा सभी को उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि सभी के लिए अन्न उपजाने वाला हमारा अन्नदाता अक्सर भूखा रह जाता है, लेकिन अब सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं कि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके और उनके चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और इसके लिए कोशिश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से भी की जा रही है। इसके जो विस्तार है उसको एक और गति दी जा रही है। इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमानों के साथ।
And a very warm welcome to all our viewers from me as well. As Nikhil just said, it's the dawn of a new day in the Northeast as Mizoram gets its first mega food park. And it was inaugurated yesterday. The park will benefit the people of Kolasip district as well as nearby districts of Mamit and Aizawl of Mizoram as well, and the districts of Hailakandi and Kachar in Assam. What have been the major developments under the Mega Food Park scheme, for which the Government of India provides financial assistance up to Rs 50 crore per project? With 6 of them in the northeastern region, how has the scheme fared so far? What kind of a timeline are we looking at when we talk of benefits to farmers and jobs for the unemployed? These and other questions will be answered by our guests who will be joining us in the course of this program. Hello and welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. I'm Rukma. बिल्कुल, और इस समय हम अपने जो ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ अपने दर्शकों से करा दें। हमारे साथ में 2 ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। मनोज जोशी जी जुड़ेंगे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ नंद किशोर कागलीवाल, मेंबर मैनेजिंग कमेटी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। और सबसे खास बात है कि दोनों हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो इन विषय पर विस्तार से चर्चा देंगे। नंदकिशोर कागलीवाल जी का इन्वॉल्व रहे हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ में, और दूसरी उनकी स्टडीज़ रही हैं रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के भी मामले में। तो उम्मीद है कि आज के जो हमारे तमाम सवाल हैं उसके ज़रिए हम दर्शकों को बता सकेंगे कि किस तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज़रिए रफ्ता ही सही लेकिन भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वक्त मनोज जोशी जी के साथ शुरुआत करते हैं। मनोज जोशी जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से विस्तार पा रही है देश में, और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर में। जिस तरह से कल एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया मिजोरम में, किस तरह से पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलेगी, किस तरह से देश की तस्वीर बदलेगी, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये किसानों की आय बढ़ाने में, लोगों को रोजगार देने में। नमस्कार। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम इंडस्ट्रीज को प्लग एंड प्ले ऑपरेट करने की सुविधा दे सकें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेगा फूड पार्क स्कीम जो हमारी मंत्रालय की है ये एक बड़ा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि मेगा फूड पार्क में हम भारत सरकार की तरफ से 50 करोड़ का अनुदान देके, और नॉर्थ ईस्ट में 75% होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, बाकी इंडिया में 50% होता है। तो करीब 75 से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक मेगा फूड पार्क में लगता है, जिसका एरिया 50 एकड़ से ऊपर हो सकता है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, लैब्स। फार्मर्स के लिए प्राइमरी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, प्रोडक्शन सेंटर्स, इस तरह की सभी सुविधाएं एक पार्क में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इंडस्ट्री आके वहाँ पे सीधे अपनी फैक्ट्री लगा के और फूड प्रोसेसिंग शुरू कर सकती है। तो ये एक जो प्लग एंड प्ले का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मेगा फूड पार्क प्ले करता है। नॉर्थ ईस्ट में 6 मेगा फूड पार्क्स अभी तक हमने सैंक्शन किए हुए हैं, उसमें से 3-4 पार्क्स ऑपरेशनल भी हैं। मिजोरम का मेगा फूड पार्क 2015 में सैंक्शन हुआ था, उसको कुछ समय लगा बनने में और अभी ऑपरेशनल हो गया है। मिजोरम में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। लोग वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रोसेसिंग में, वहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट में, लोकल कंजम्पशन को मीट करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। Right. Well, sir, the project has boosted the business, the Mega Food Park scheme that was initiated by the Government of India under Prime Minister Modi. It has seen the businesses of many increasing by volumes. As part, the ministry is also promoting it as part of the Make in India initiative. When we talk of Mizoram in particular, what would you say is the processing of which kind of raw materials are you looking at? Mizoram has, I could say, 4 types of industries. One is spices based. Ginger, turmeric is found in large quantities, ginger particularly in this area. Paddy of course is there.
fruits, passion fruit, pineapple, citrus fruits, banana, guava. These are the fruits found in this area in Mizoram. In addition, I think a lot of demand for bakery products is there in Mizoram because of the way people consume food. So these are the 4 industries we are really looking at in this park. So this park particularly has a large fruit processing facility for pulping, canning, packing. There's a large line for that, as well as the cold storages. Right. बिल्कुल बार बार ये बात कही जा रही है कि किसानों की आय दोगुना करने की सरकार उसके लिए कृत संकल्पित है। कितना बड़ा कितनी भूमिका ये जो फूड पार्क्स है या जो कृषि से जुड़े हुए जो हमारे उत्पाद को प्रोसेस करने की बात हो रही है, किस तरह से ये उनकी आय को बढ़ाएंगे, किस तरह से रोजगार को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन 2 चीज़ों पर बड़ी फोकस करने की बात कही जा रही है। क्या वो प्रोसेस होगा, किस तरह से एक जो रोड मैप है वो क्या है, किस तरह से बढ़ेंगे आगे? आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके केस में फार्मर्स की जो प्राइस मिलती है वो बड़ी फ्लक्चुएट करती है। कभी बढ़ जाती है जब प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बहुत बढ़ जाती है। कई बार जब वो अपना प्रोड्यूस मार्केट नहीं कर पाते, लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स आ जाते हैं या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस बहुत गिर जाती है। तो फार्मर की इनकम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और वेस्टेज भी बहुत होता है। तो फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब प्रोड्यूस ज़्यादा होता है तो उसकी जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना वेस्टेज कम होगा और फार्मर को उतनी ज़्यादा प्राइस मिलती है। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट है, राइस है, मेज़ है, इन सब में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो पेरिशेबल वैरायटी में हमने कोरोना के टाइम में भी देखा है, जब लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, सडनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स की प्राइसेस एकदम गिर गई, फार्मर्स मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जितना ज़्यादा हम प्रोसेस कर पाएंगे वैरायटीज़ को, उतना ज़्यादा फार्मर को प्राइस मिलेगी। वो जो प्राइस जो ग्लट आता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय फूड प्रोसेसिंग, और इसमें वैल्यू एडिशन भी बढ़ता है, क्योंकि एक तो फार्मर को बेटर प्राइस मिलती है, दूसरा जब इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करती है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और वेस्टेज कम होता है और लोगों को बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस मिल पाता है। Right, sir. And when we talk about providing a mechanism to link agricultural production to the market by bringing together farmers, processors and retailers, is that system already in place? What are the logistics involved when we talk about preparing it now or increasing awareness? How will that basically pan out? Mega food park is a very interesting concept. One is, in the mega food parks you find there is a large park, 50 to 100 acres of land, in which there is a lot of common processing facility, and then there is a hub and spoke concept that there are 3 to 5 primary producing areas where farmers' produce is collected, sorted, kept in a cold storage or warehouse. Some primary processing, if required, is done, and then that produce is brought to the main mega food park. So it works in a hub and spoke policy. So in case of Mizoram, say these fruits, all over Mizoram, in 5 places these PPCs were planted, 3 places the PPCs have come up. So they are taking fruits from those, collecting from those areas, and they're supposed to bring it to the main mega food park. So this way, this farmer to producer to the processing facility, a linkage is completely established with the cold chain, with sorting, grading, and etc. As far as the consumer is concerned, yeah, once this processed food is packed and taken to the consumer, the linkage is complete from the farm to fork, what we call, which is what reduces the wastage and gives a better quality produce to the consumer. बिल्कुल, तो ये जो एक तरह से जो व्यवस्था है, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको जितना एक तरह से बूस्ट दिया जा रहा है, ये बार बार बात इसकी हो रही है कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा, किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिलेगा, जो उपभोक्ता है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो चारों तरफ जिसको कहते हैं कि एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। और ख़ास तौर पर रुकमा के जो आज के समय में जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो प्रयास है, इनको जो गति दी जा रही है, जो इनको स्पीड अप किया जा रहा है, ये बड़ा परिवर्तन और बड़ा
फर्क लेकर आएंगे। And as we had said early in the beginning of the program, it's a major game changer, the mega food park scheme of the government, the latest inaugurated yesterday by the Union Minister for फूड प्रोसेसिंग। और हमारे साथ में यहाँ एक और जो हमारे खास मेहमान हो उनको जोड़ लेते हैं, नंदकिशोर कागलीवाल जी, जो कि मेंबर है मैनेजिंग कमेटी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ। वेल राइट नाउ वी डू हैव टू वेट एज आवर प्रोड्यूसर कनेक्ट्स आवर गेस्ट एंड वी गो बैक वंस अगेन टू मिस्टर जी। हमारे साथ में मिस्टर जोशी जुड़े हुए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। जोशी सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कितना मदद देंगे इस तरह से जो फूड पार्क्स हैं, जो देसी उद्योग है जिसको कहें कि एमएसएमई को कितना बढ़ावा दे सकेंगे, कितने छोटे छोटे उद्योग को जिसको कहते हैं उनको फलना फूलना पनपाना कितना मदद करेगा ये? जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ लार्ज इंडस्ट्री भी है फूड प्रोसेसिंग में और एमएसएमई भी है। लार्ज इंडस्ट्री को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की कम ज़रूरत होती है क्योंकि बड़ी फैक्ट्री होती है, वो अपना कोल्ड स्टोरेज, अपना प्रोक्योरमेंट सिस्टम लेके आते हैं। और जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उनको प्रोक्योरमेंट में बड़े चैलेंजेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड चेन मेंटेन करना है, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। ये सब फैसिलिटीज अगर एक जगह पे मिल जाती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से प्रोक्योर किया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके और फैक्ट्री जल्दी से शुरू की जा सके, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो क्योंकि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार और मेगा फूड पार्क की फैसिलिटीज में आ रहा है, तो फैक्ट्री डालना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज पर्टिकुलरली एमएसएमई की मेगा फूड पार्क्स में आ रही हैं। ज़्यादातर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि मेगा फूड पार्क में एमएसएमई की फैक्ट्रीज ज़्यादा आती हैं और उनको बड़ा फ़ायदा हुआ जी। Right, Mr. Joshi, when we talk about the financial aspects, examples have shown that people who will participate, who will take advantage of these mega food parks and launch their factories and industries and so on, they will basically have their rent charges will increase, even as they are provided with 24/7 electricity and security and ample amount of land as and how they are needed. Their costs will also increase. What is the government doing as far as providing financial benefits to the partakers of this immensely benevolent scheme is concerned? There are two aspects in mega food park scheme. One is government provides all over the country 50% subsidy up to ₹50 crores for the developer of the mega food park, the promoter. It could be a government agency, it could be a private agency. So that in case of Northeast, it is 75%. So this Zoram Mega Food Park, total investment is in the infrastructure is about 75 crore rupees, out of which 50 crores is being provided by the government of India. So that subsidizes a lot of expenditure, and because of that, the rentals should not really be going up more than what outside it is there, despite having all the infrastructure and facility at plug-and-play level. Second is in mega food parks, another scheme of Ministry of Food Processing is operated, that is called unit scheme. In this scheme, any investment above ₹3 crore, government provides 50% subsidy in case of Northeast for the units being set up there. So not just the subsidy is given to mega food park promoter to develop infrastructure, but also the units which are coming up in the mega food park, private units, say a fruit, someone who is putting up a pineapple processing facility or a ginger processing facility. So there also 35 to 50% subsidy is being given to set up the unit. So because of that, financially it's very, very advantageous to set up a unit in mega food park. ये कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को भी बूस्ट देगा ये मेगा फूड पार्क है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी, ये किस तरह से हो सकेगा, इसको भी हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। अब सुनाई पड़ रहा है? बिल्कुल ठीक से सुनाई पड़ रहा है। हाँ जी। हमारे साथ में जो हमारे दूसरे मेहमान हैं नंदकिशोर कागलीवाल जी, वो जुड़ रहे हैं। उनसे ये सवाल रहेगा कि नंदकिशोर जी, आपसे सबसे पहले आपका स्वागत है
और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मेगा फूड पार्क्स हैं, ये चाहे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये इसको मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से ये हो सकेगा, किस तरह से जो हमारे देसी उद्योग हैं वो फूल फल सकेंगे और किस तरह से मेक इन इंडिया को इसके जरिए बढ़ावा दिया जा सकेगा? ये वस्तुतः बहुत अच्छा उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी तक जैसे बताया होगा मनोज जी ने आपको, कोई 19 फूड पार्क्स कार्यान्वित हो चुके हैं और 18 होने वाले हैं। इससे देश की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं, एक तो वेस्ट कम हो और दूसरा वैल्यू एडिशन हो किसान की आय में। और जो हमारा सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, ऐसे मैं मानता हूँ। अब जब आज की हालत में जब पैंडेमिक को लेकर के पूरे देश की अर्थव्यवस्था, सारे देशों की अर्थव्यवस्था करमरा रही है, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द सिल्वर लाइनिंग फॉर आवर कंट्री। 50% से ज्यादा जनता हमारी कृषि पर आधारित है। वैसे भले जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% का क्यों नहीं होता, पर बात यह है कि इस बार बारिश वक्त पर है, मानसून बहुत समय पर है, एडिक्वेट है और टाइमली है। इस वजह से मुझे लगता है कि हमारा विकास का दर कृषि क्षेत्र को लेकर के कम से कम 4% होगा। और अगर ये 4% है तो हमारी अर्थव्यवस्था में इसका कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में 0.6% से 1% तक हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर के बारे में, जैसे इट्स नॉट ओनली अ प्रोवाइडर ऑफ फूड, इट्स अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, इट्स अ प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ प्रोवाइडर ऑफ परचेसिंग पावर। जब किसान के हाथ में पैसा होता है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और उद्योगों से भी जो कुछ मिलता है, जो उत्पादन होता है, उनके खरीदने की क्षमता वहाँ बनती है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैंने बात थोड़ी देर लेट में ज्वाइन मैं कर पाया हूँ। मैं विशेष करके बधाई देना चाहूँगा झोरम मेगा फूड पार्क जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अभी कार्यान्वित हुआ है, उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। वो एक इलाका है जहाँ मुझे लगता है कि एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन अपने देश का वहाँ आ सकता है। There is a bit of fatigue when it comes to our traditional areas like Punjab and Haryana and Uttar Pradesh. पर ये एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ हमारा नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है। कैन बी द ग्रीनरी ऑफ इंडिया। वहाँ पानी है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और अगर टेक्नोलॉजी वहाँ पर पहुँचे, इस मेगा फूड पार्क जैसे उपक्रम वहाँ पर पहुँचे, तो बहुत बड़ी कृषि के क्षेत्र में वहाँ क्रांति हो सकती है। बहुत सकारात्मक बदल वहाँ पर आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। Right, Mr. Kagliwal, as you've pointed out, the benefits are many, the potential is huge, but we cannot deny that there are many challenges. In fact, the entire scheme, the Mega Food Park scheme, has faced many challenges as it has gone along. One of the major of these challenges is that promoters have faced difficulties in selling the concept to banks and as a result have failed to secure loans to build the parks. In this changed scenario, what is the government doing? What can the government do in order to change this? I think it's a very relevant point that you raised. The most important thing at the moment would be to ensure that the capacity which is created by way of 19 operational food parks is fully utilized. And unfortunately, the banks have been very reluctant. They have treated in the past food parks as a real estate project and not a priority sector. Now that is done, but all the same, the rates of interest continue to be 10 to 11%, which for a project like this, where gestation period is long, is certainly not viable. I would sincerely suggest that very recently Government of India has come up with a refinance, if I remember the figures right, of about 50,000 crores of rupees being made available to NABARD for refinance. If the financing made to mega food parks by the bank is also made eligible for refinance by NABARD, the rate of interest can substantially come down. So I would urge upon the ministry to please take it up with the appropriate authorities, particularly with Finance Ministry and RBI, so that the rate of interest can come down. Secondly, in the very nature of this project, well, it would take, let's say, at least 2 to 3 years for these projects to really fructify and blossom in the real sense of the term. So hand-holding is required.
it's an evolving, when we formulate a policy, we have to keep learning as we go along. Maybe at the ministry level, we need to be more pragmatic and practical when it comes to, there are certain conditions which are rather difficult, even in normal situation, to fulfill. So those conditions which are impractical or which are not possible to be fulfilled should be relaxed, and there is a lot of handholding required. Another measure I would say is creating physical capacity is one part, but promoting it requires equal amount of effort. Ministry should earmark at least part of its funds, maybe 5% or 10%, for very actively promoting, aggressively promoting the capacities which are created. It could be through road shows with various embassies who are keen on having a foothold in India. And most importantly, even the Sampada scheme, which I think is a boon. It's a dream scheme, but all the same, it has to be made available on tap at least for a period of 3 years, for a simple reason that projects which are now being implemented, I am talking of mega food parks, well, for them, it would be the lifeline. If Sampada scheme is not on tap, there will hardly be any investment in the new parks which are coming up, or even for that matter, parks which have already come up. Yes. बिल्कुल. So these are the three small suggestions I would say. Yes. To review the policies which are practical and implementable, refinance in a manner that cost of funds reduces, and very active, aggressive promotion and concerted efforts for promoting the parks and the capacities created. जी. That would be my. नंदकिशोर जी, जब बात मेगा फूड पार्क्स की हो रही है और ख़ासतौर पर पूर्वोत्तर के विकास की बात हो रही है, तो कितना ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है, जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे हमारे लोकल लेवल पे, वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगेंगी, और उसके साथ ही साथ कितना जो हमारा फूड इंडस्ट्री का जो फूड एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है, कि यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हम बाहर भी भेज सके, एक अच्छा मुनाफा कमा सके, ये कितना कुछ संभव हो पाएगा? देखिए, संभावनाएं बहुत हैं, देश में पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है. हमारे देश में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कोई $30 बिलियन के करीब होगा, विच इज अबाउट 8 to 8.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. अब संभावना यह है कि we as a nation can certainly export $100 billion worth in next 3 to 5 years time. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में वो सब कुछ उपलब्ध है जो चाहिए कृषि के विकास के लिए और इस तरीके के एक्सपोर्ट्स के लिए. इस लैंड्स, हैंड्स, वाटर, सनशाइन, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हमारे पास है. और हम लोग अगर हमारे स्ट्रेंथ एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा राइस हो सकेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, ये मेगा फूड पार्क में बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं, सर्टिफिकेशन की सुविधाएं हैं, हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएंगे. तो मुझे लगता है कि we should concentrate on a few crops where we have competitive advantage. Like I say, white crops like cotton, sugar, rice, these are very obvious areas. Fruits and vegetables, fish and prawn, and then there could be spices and herbs. These could be the strength areas based on which we can really build a very decent export volume. नंदकिशोर जी, जब वर्ल्ड क्लास फूड मटेरियल की बात हो रही है कि जो फूड इंडस्ट्री से प्रोसेस होकर के निकल के आएंगे और उनको फूड एक्सपोर्ट की भी बात की जा रही है, क्या लॉजिस्टिक्स हो पाएंगे नॉर्थ ईस्ट से? कई बार लगता है कि क्या वो इस जो एयरपोर्ट्स तक पहुंचने के लिए या जो पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए, बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए क्या आसान होगा? किस तरह से ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? क्योंकि एक बार जब ये सारी चीज़ें गति पकड़ेंगी तो शायद मुनाफा और मिल सके, या जो पूरा प्रोसेस है वो चल निकलेगा. आपकी बात सही है, लॉजिस्टिक्स कुड बी अ चैलेंज, खास करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार देती रही है, उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं है. जब भी हम किसी दुर्गम स्थान में उत्पादन करते हैं और उसको मार्केट तक पहुंचाना हो, तो ट्रांसपोर्ट बिकम्स अ की एरिया, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की जरूरत रहेगी, जो आज तक सरकार देती आई है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. Right. Well,
Mr. Nandkishore ji, when we are talking about a business model, this is a relatively new business model, and that has been one of the major stumbling blocks as far as it becoming popular among food processors and people who would actually be part of the business, who would actually relocate to these food parks. This time around, when we are talking about an Atmanirbhar Bharat, and it's clear that the government is fully committed to boost this sector, the food processing sector, what are the steps that have been taken in order to popularize the concept and make it more down to earth? I would say this Sampada scheme is one thing which the word that I used was more like a boon, more like a dream scheme. That's a very good scheme. It needs to be popularized. It needs to be very aggressively marketed. That's one. Second thing is ease of obtaining finance. And more particularly, those who are coming into food sector, they are